नाउ आज अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर? नाउ लुक, यूरिन फॉर्मेशन की बात करोगे, इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। तो यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप्स इन्वॉल्व करता है? 3। फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। एज यू कैन सी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नाउ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ वेरी फाइन फिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा फाइन फिल्ट्रेशन है, इतना फाइन फिल्ट्रेशन कि जब ब्लड फिल्टर होता है तो उसमें से सेल्स फिल्टर नहीं होते, केवल प्लाज्मा फिल्टर होता है, और प्लाज्मा में से भी प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है और दूसरा ये नॉन सेलेक्टिव है। अब पैसिव क्यों है ये बताता हूं। पहली बात, लुक, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस, और जैसे डायग्राम में से आप देख सकते हो, ये एफरेंट आर्टेरियोल है जहां से ब्लड आता है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से ज्यादा है। जितना ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से आएगा, इफरेंट आर्टेरियोल से उतना निकल नहीं पाएगा। आने वाला ब्लड एग्जिस्टिंग ब्लड के ऊपर प्रेशर डालेगा और इस प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होगा। इज दिस क्लियर? तो प्रेशर डिफरेंस एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर की डिफरेंस की वजह से यहां प्रेशर क्रिएट हुआ और प्रेशर की वजह से चीज फिल्टर हो रही है, इसलिए यह प्रोसेस कैसा है? पैसिव। ना, जब फिल्टर हो रहा है तो कौन फिल्टर हो रहा है? केवल प्लाज्मा। केवल कौन फिल्टर हो रहा है? प्लाज्मा। सेल्स भी फिल्टर नहीं हो रहे हैं। क्लियर? ना, जब प्लाज्मा की बात करोगे तो प्लाज्मा के करीब करीब सारे कंस्टिट्यूएंट फिल्टर हो गए। जब ब्लड प्लाज्मा बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में पहुंचेगा तब उसको बोलोगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और जैसे मैंने कहा था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन प्लाज्मा के बिल्कुल सेम है, केवल एक डिफरेंस है, इसमें क्या एब्सेंट है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। ना, क्योंकि सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट फिल्टर हुए हैं, मतलब न्यूट्रिएंट भी फिल्टर हुए तो वेस्ट भी फिल्टर हुए हैं। इज दिस क्लियर? इसलिए यह प्रोसेस कैसा है? नॉन सेलेक्टिव। अगर केवल वेस्ट ही फिल्टर होता तो मैं इसको बोलता सेलेक्टिव। क्लियर? नाउ जब ब्लड क्रॉस करके, जब प्लाज्मा क्रॉस करके बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में जा रहा है तो वो 3 लेयर को क्रॉस करता है। लुक, इन तीनों लेयर को मिलाकर बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये कौन कौन सी लेयर हैं? लुक, फर्स्ट एंडोथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है पोडोसाइट सेल लेयर। ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो पहला एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, और थर्ड पोडोसाइट सेल्स। 2 एडजेसेंट पोडोसाइट्स के बीच बीच में जो छोटे छोटे से पोर्स हैं, इनको आप बोलते हो फिल्ट्रेशन स्लिट। इनको क्या बोला? फिल्ट्रेशन स्लिट। तो ब्लड जब यहां से पास होगा तो 3 लेयर को क्रॉस करेगा। यहां पर आपने बात की थी फिल्टर कौन होगा? प्लाज्मा, और यहां आते ही इसको क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इज दिस क्लियर? नाउ लुक, अब देखो, यहां तक अपन ने बात की, तो अब प्रेशर के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने पहले बोला, एफरेंट का डायमीटर ज्यादा, इफरेंट का डायमीटर कम, इसलिए ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, और ये जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ इसको बोलते हो आप ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको क्या बोला? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये प्रेशर की वैल्यू कितनी थी? 70। लेकिन बोमेन्स कैप्सूल में जब ये एंटर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 20। 70 था तो 70 की स्पीड से जाना चाहिए था, लेकिन गया किस स्पीड से? 20 की स्पीड से। इज दिस क्लियर? इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई प्रेशर है जो जीएचपी को ओपोज कर रहा है, जीएचपी को रेजिस्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर? तो बाहर पुश करने वाला, जो बाहर धक्का देने वाला प्रेशर है, वो है जीएचपी। नाउ ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन, और ब्लड के अंदर आपको एक पॉइंट पता है कि ब्लड में क्या मिलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स।
प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं चाहते कि प्लाज्मा ग्लोमेरुलस से छनकर बोमेन्स कैप्सूल में चला जाए, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स छनने को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस प्रेशर को बोलते हैं बीसीओपी, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दिस क्लियर? नाउ जब फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में आ गया तो यह फिल्ट्रेट भी नहीं चाहता कि नई चीज अंदर आए। तो जो फिल्ट्रेट ऑलरेडी बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में प्रेजेंट है वो नहीं चाहता कि नया फिल्ट्रेट इसमें आए, तो वो भी उल्टा पुश करने की कोशिश करता है। तो जीएचपी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, और इसको अपोज करने के लिए उल्टा ऊपर कौन कर रहे हैं? तो अपोज कौन कर रहा है? बीसीओपी और सीएचपी। जीएचपी की वैल्यू 70, बीसीओपी ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? 32, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? 18। अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है? 20। सो दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। सारे प्रेशर को माइनस करने के बाद नेट कितना हुआ? 20। सो लुक, द मेन ड्राइविंग फोर्स इज जीएचपी। नाउ तो जब एफ्रेंट का डायमीटर बड़ा और ईफ्रेंट का डायमीटर छोटा है तो प्रेशर हाई है, फिल्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं? बट अगर एफ्रेंट का डायमीटर कम और ईफ्रेंट का डायमीटर बढ़ जाए तो यहां प्रेशर नहीं बचेगा और फिल्ट्रेशन नहीं होगा। इज दिस क्लियर? नाउ लुक, अब देखो, मैंने आपको बोला था ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्स। 45% सेल्स होते हैं और 55% प्लाज्मा है। नाउ हार्ट से 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होता है उसको बोलते हो कार्डियक आउटपुट। आई रिपीट, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर, जिसको बोलते हो कार्डियक आउटपुट। इस 5 लीटर में से दोनों किडनी में 1200 ml ब्लड जाता है, दैट इज 1200 ml। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड विच पास थ्रू बोथ द किडनी पर मिनट, 1 मिनट में दोनों किडनी से जो ब्लड का वॉल्यूम पास हुआ उसको बोलते हो आप रीनल ब्लड फ्लो। क्या बोलते हैं उसको? रीनल ब्लड फ्लो। इज दिस क्लियर? नाउ जब ब्लड का वॉल्यूम आपको 1200 पता है तो 55% कौन है उसका? प्लाज्मा। तो 1200 का रफली 55% कितना होगा? 650। इज दिस क्लियर? तो दोनों किडनी से 1 मिनट में कितना प्लाज्मा पास होता है उसको बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। यह है रीनल प्लाज्मा फ्लो और वैल्यू है 650। तो ध्यान दो, यहां से जो प्लाज्मा पास हुआ वो था 650, लेकिन फिल्टर केवल कितना हुआ? 125। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में कितना फिल्टर होकर एंटर कर गया बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में, उसको बोलते हो आप जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और ये वैल्यू कितनी आई? 125। इज दिस क्लियर? 650 पास हुआ, फिल्टर केवल कितना हुआ? 125। तो अगर ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। मतलब केवल कितना परसेंट फिल्टर हुआ? 20%। तो जितना प्लाज्मा यहां से पास होगा उसका केवल 20% ही फिल्टर होगा, 80% तो वापस चला जाएगा। लेकिन उस 20% के अंदर ब्लड प्लाज्मा के करीब करीब सारे कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। इज दिस क्लियर? तो यहां पर आपने बात की रीनल ब्लड फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, और एक आपने बात की ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और ये जो मैंने बताया इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। क्लियर? कितना फ्रैक्शन आया? 650 पास हुआ, बट द फिल्टर्ड अमाउंट इज ओनली 125। सो व्हाट इज फिल्टर्ड इज 20% इज फिल्टर्ड। क्लियर? नाउ लुक, जो मैंने आपको बोला एक बार फिर मैं आउटलाइन ब्रीफ कर देता हूं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी। ये रफली अगर आप 70 कंसिडर करते हैं और वो 32 प्लस 20, सॉरी दिस इज 20। क्लियर? नाउ तो ये रफली आपके पास डेटा आएगा 10 to 20 के आसपास। नाउ रीनल ब्लड फ्लो मैंने आपको बताया था अराउंड 1200 ml पर मिनट। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज 650 ml per minute and glomerulus filtration rate is 125 ml per minute. This is around 180 liters per day. Now filtration fraction जो आपको बताया 125 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका मतलब कितना हुआ? 20% फिल्टर हुआ। नाउ रीअब्जॉर्प्शन, अभी अपन ने देखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नाउ वी विल टॉक अबाउट रीअब्जॉर्प्शन। लुक,
जो फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में गया वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच गया। क्लियर? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना बताया था? 125 ml पर मिनट। अगर मैं उसको इंटू 60 कर दूं तो 1 मिनट का वो आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगा, और इंटू 24 कर देता हूं तो वो आएगा 180 लीटर पर डे। तो देखो दिन भर में कितना फिल्ट्रेट आया, कितना फिल्ट्रेट बना? 180 लीटर। इज दिस क्लियर? लेकिन यूरिन में कितना लॉस हुआ? केवल 1.5 लीटर। इज दिस क्लियर? सो 180 लीटर वॉज रिड्यूस टू 1.5 लीटर। इसका मतलब 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड। एज यू कैन लुक glomerulus filtrate is 180 liter, the volume lost in urine is 1.5 liter। इसका मतलब 99% is reabsorbed। तो जब फिल्ट्रेट नेफ्रॉन से पास होगा तो उसमें दो तरह के चेंजेस आएंगे, क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज। इज दिस क्लियर? क्वांटिटी मैंने आपको बताई, 180 लीटर वाज द क्वांटिटी एंड इट वाज रिड्यूस्ड टू 1.5 लीटर। दिस इज क्वांटिटेटिव चेंज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी। लुक, यहां पर आपने बोमेंस कैप्सूल में जब फिल्ट्रेट आया तब यूरिन नहीं बोला, इसको बोला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट भी थे और वेस्ट भी थे। लेकिन यहां जाते जाते केवल क्या बचा? ठीक है, थोड़ा सा पानी, वेस्ट और थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब मैक्सिमम चीज रीअब्सॉर्ब कर ली। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज। इज दिस क्लियर? नाउ नेफ्रॉन की बात करोगे तो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? सो नेफ्रॉन के हर पार्ट से हर चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। डिफरेंट सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। इज दिस क्लियर? बोमेंस कैप्सूल से कोई रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता। नाउ सब्सटेंस का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है। इज दिस क्लियर? नाउ एक्टिव किस किस का होगा? ग्लूकोज इज ऑलवेज एक्टिव, amino acid is active, sodium is reabsorbed actively, but water is always passive, bicarbonates are passive, urea की बात करोगे this is passive। is this clear? तो reabsorption कैसा होगा? active, और reabsorption कैसा भी होगा? passive। is this clear? now look, when we are talking about nephron, so majority of reabsorption, bulk reabsorption occurs in PCT। 70 to 80% electrolytes and water are reabsorbed in PCT। I repeat, 70 to 80% electrolytes and water are reabsorbed in PCT। न्यूट्रिएंट्स का reabsorption केवल PCT में होगा और नेफ्रॉन के किसी भी पार्ट में नहीं होगा। तो मैक्सिमम reabsorption कहां हुआ? PCT। नाउ अब फिल्ट्रेट कहां पर आएगा? लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लूप। Remember, descending loop is permeable only for water, not for salt। Clear? Now, ascending loop, this is permeable only for salt, but not for water। Ascending से केवल क्या निकलता है? Salt, लेकिन क्या नहीं निकलता? Water। ध्यान से सुने, असेंडिंग लूप का जो थिक सेगमेंट है यहां से सॉल्ट पंप होगा। ये जितना ज्यादा सॉल्ट पंप करेगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में उतना सॉल्ट होगा। इज दिस क्लियर? और जितना ज्यादा सॉल्ट मेडुलरी इंटरस्टिशियम में होगा उतना ही पानी आप खींच पाते हैं। इज दिस क्लियर? तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के आसपास जब नमक ज्यादा होगा तो पानी अपने आप खींचकर बाहर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले पानी अपने आप निकल जाएगा फिर सॉल्ट निकल जाएगा। नो, वाटर को रीअब्सॉर्ब यहां से करवाना है तो सॉल्ट को पंप करवाना ही पड़ेगा ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाए। Is this clear? So descending loop of Henle is permeable only for water, not for salt। और ascending loop की बात करोगे, this is permeable only for salt। Now, अब फिल्ट्रेट कहां गया? DCT। अब फिल्ट्रेट कहां जाएगा? DCT। Is this clear? Now, DCT के अंदर जो रीअब्सॉर्प्शन होगा, this is conditional reabsorption। Look, अगर एल्डोस्टीरॉन है तो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होगा। एल्डोस्टीरॉन है तो पंप चलेगा और पंप चलेगा तो एनर्जी खर्च होगी, इसलिए रीअब्सॉर्प्शन कैसा यहां पर होगा? एक्टिव। इसका मतलब डीसीटी से अगर सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करवाना है तो क्या कंडीशन जरूरी है? एल्डोस्टीरॉन। क्लियर? एल्डोस्टीरॉन है तो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होगा, एल्डोस्टीरॉन नहीं है तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। नाउ एडीएच, एडीएच की बात करोगे, एडीएच के रिसेप्टर्स भी कहां मिलेंगे? डीसीटी पर। नाउ एडीएच का नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? यूरिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन। रिमेंबर,
एडीएच क्या क्रिएट करेगा? एक्वापोरेंस। ये छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट करता है, ये टेम्पररी पोर्स होते हैं। इज दिस क्लियर? जितने ज्यादा पोर्स होंगे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। इज दिस क्लियर? तो एडीएच केवल पोर्स बनाकर छोड़ देता है, बाहर सॉल्ट होगा वही पानी बाहर खींचेगा, तो एडीएच की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिव नहीं पैसिव ही होगा। इट ओनली फैसिलिटेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नाउ फिल्ट्रेट अब कहां जाएगा? डीसीटी में। लुक, डीसीटी पर भी आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे एडीएच के। एडीएच क्या बनाएगा? एक्वापोरेंस। जो मैंने आपको बोला था वो यहां लिख देता हूं, दिस इज व्हाट एक्वापोरेंस। इज दिस क्लियर? नाउ तो यहां एक्वापोरेंस ज्यादा होंगे, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्लियर? नाउ कलेक्टिंग डक्ट से जो चीज लीक कर रही है वो है यूरिया। नाउ ज्यादातर कुछ यूरिया डिफ्यूज होकर कहां चला गया? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। बाकी यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट और यहां कुछ यूरिया की वजह से ठीक कंसंट्रेशन ज्यादा बनी रहती है। इज दिस क्लियर? तो लूप ऑफ हेनले सॉल्ट को पंप करने का काम कर रहा है, तो मेडुला में हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में लूप ऑफ हेनले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबा है तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, और लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है तो यूरिन डाइल्यूट होगा। इज दिस क्लियर? सो बल्क रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। बल्क रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन केवल पीसीटी में हुआ। Descending loop is permeable only for water, not for salt. Ascending is permeable for salt but not for water. Is this clear? यहां पर आपको salt बाहर पंप करना पड़ता है, ये आपने बोला एक्टिव, और यहां पर जो मैंने आपको बोला रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा? कंडीशनल। तो कहां होगा? डीसीटी में। नाउ लुक, तो रीअब्जॉर्प्शन के बाद वी विल टॉक अबाउट ट्यूबुलर सीक्रेशन। देखो, ट्यूबुलर सीक्रेशन का मतलब क्या होता है? लुक, जो कैपिलरीज नेफ्रॉन को सराउंड कर रही हैं, क्लियर, उनमें से कुछ सब्सटेंस एक्टिवली उठाकर इस ट्यूब में डंप कर दिए जाते हैं। जब वो सब्सटेंस इस ट्यूब में डंप हो जाएंगे तो फिल्ट्रेट के साथ फ्लो करते हुए, बहते हुए फाइनली यूरिन के थ्रू बाहर फेंक दिए जाएंगे। इज दिस क्लियर? नाउ जब आसपास की पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से उठाकर चीजों को इसमें डंप किया जा रहा है, इसका मतलब यह प्रोसेस कैसा है? एक्टिव। और ये जो रीनल ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं, इनके एटीपी खर्च होते हैं। इज दिस क्लियर? तो सराउंडिंग की बात करोगे, सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी से सम सब्सटेंस आर एक्टिवली रिलीज्ड इनसाइड दीज ट्यूब्स। नाउ इसको बोलते हैं आप ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन कहां होगा? पीसीटी में। ट्यूबुलर सीक्रेशन कहां होगा? डीसीटी में। और ट्यूबुलर सीक्रेशन कहां होगा? कलेक्टिंग डक्ट में। सो द साइट ऑफ ट्यूबुलर सीक्रेशन इज पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. Now, this is which kind of process? Active process. Look, जो चीज आप इसमें डंप करेंगे, it includes what? Creatinine, it includes drugs, it includes uric acid, hydrogen ion, ammonia, etc. इन चीजों को डंप किया जाता है. Now, tubular secretion की बात करोगे, it helps in pH balance. So remember, if your diet is acidic, your urine will be acidic. अगर आपकी डाइट सिट्रस फ्रूट्स की ज्यादा है या डाइट में एसिडिक चीजें ज्यादा हैं, तो ज्यादा से ज्यादा H+ आयन पंप करके यूरिन के थ्रू उसको बाहर फेंक दिया जाएगा. क्लियर? नाउ तो इसको बोला आपने पीएच बैलेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट आयोनिक बैलेंस. सोडियम पोटेशियम के बैलेंस की बात करोगे, यू कॉल इट एज आयोनिक बैलेंस. तो यहां पोटेशियम को भी एक्टिवली डंप किया जाता है. इज दिस क्लियर? यू कैन सी डीसीटी, जरूरत पड़ने पर कलेक्टिंग डक्ट एंड इवन व्हाट, यहां पर बात करोगे पीसीटी. क्लियर? तो ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात करोगे, विच काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस? Active. It helps in pH balance, ionic balance. Clear? And the site of tubular secretion आपको clear है. Now, next, talking about counter current mechanism. Remember, counter current mechanism की बात करोगे तो ये एक यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला मैकेनिज्म है. Clear? Now, counter मतलब होता है opposite. ठीक? और करंट की बात करोगे फ्लो. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है, असेंडिंग लूप में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ है. तो दोनों के अंदर फ्लो का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गया. इज दिस क्लियर? यही नहीं, नेचर ने केवल डिसेंडिंग लूप को केवल वाटर के लिए परमिएबल बनाया और असेंडिंग को केवल किसके लिए? सॉल्ट के लिए. इज दिस क्लियर? द मोर सॉल्ट यू पंप आउट, द मोर वाटर विल कम आउट.
तो जब आप डिसेंडिंग लूप से जितना पानी खींचोगे, कंसंट्रेशन इस फिल्ट्रेट की इस ट्यूब के अंदर बढ़ती जाएगी। जितना कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, उतना ही सॉल्ट आप बाहर पंप कर सकते हैं। तो पंपिंग पार्ट किसके पास है? थिक सेगमेंट के पास। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, द मोर सॉल्ट यू पंप द मोर वाटर विल कम आउट। तो यह है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जो किसकी वजह से ऑपरेट होगा? लूप ऑफ हेनले की वजह से। क्लियर? ना जो वाटर बाहर निकला है, इसको भी तो ले जाना है अब, यस और नो? ठीक, तो इसके लिए क्या चीज है? वासा रेक्टा। रिमेंबर, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैपिलरीज पैरेलल रन कर रही हैं, उनको बोलते हैं वासा रेक्टा। This is descending vasa recta and this is ascending vasa recta. Descending vasa recta में ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में है और असेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो ऊपर वाले डायरेक्शन में है। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, बात करते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। क्लियर? तो एक्सचेंज की बात करोगे तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा की बात करेंगे। क्लियर? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सॉल्ट को पंप करेगा और सॉल्ट जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कहां जाएगा ये? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू ये कहां पहुंच जाएगा? डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। इज दिस क्लियर? तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में क्या चीज ऐड होती जाती है? सॉल्ट। इट रिसीव्स द सॉल्ट। बट अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं? तो अब असेंडिंग वासा रेक्टा क्या लेगी? असेंडिंग वासा रेक्टा वाटर को लेगी और सॉल्ट को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देती है। तो ये वाटर कहां चला गया? ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला गया। तो जितना ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, उतना ही ज्यादा यूरिन कंसंट्रेट होगा। तो मैंने जैसे आपको बोला था, काउंटर करंट की बात करोगे, दिस इज अ यूरिन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। Is this clear? And the mammals have the ability to pass concentrated urine. Is this clear? Now, अब देखो, मैक्सिमम यूरिन ह्यूमन के अंदर कितना कंसंट्रेट हो सकता है? मैक्सिमम की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो सकती है? 1200। आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, लेकिन यूरिन की मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी कितनी हो सकती है? 1200। तो जब पानी बहुत ज्यादा कम पिया हुआ होता है, तो उस वक्त यूरिन कैसा पास होता है? कंसंट्रेटेड। इज दिस क्लियर? सो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? काउंटर करंट मैकेनिज्म।